हेलो। तो आज ना होल्डिंग कंपनी समझ लेते हैं। मान लो अपने हाथ में एक्स लिमिटेड कंपनी है, वाई लिमिटेड कंपनी है। वाई लिमिटेड का 51% मिनिमम कंट्रोल एक्स लिमिटेड के हाथ में चला गया। तो 51% क्यों मिनिमम बोला, 50% क्यों नहीं? 50% इसलिए नहीं बोला कि एक्स लिमिटेड के पास में अगर 50% मैक्सिमम 50% रहा और किसी और के हाथ में भी 50% रहा तो डिसीजन तो दोनों ले पाएगा, दोनों कंपनी, कंट्रोल तो दोनों के हाथ में सेम है। तो डिसीजन कौन लेगा? दो मिलके झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि मिनिमम 51% अगर कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास रह जाता है तो वो डिसीजन मेकर बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में कि एक्स लिमिटेड के हाथ में चलो कि 51% वाई लिमिटेड का कंट्रोल चला गया। अगर कंट्रोल चला गया तो एक्स लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा, वाई लिमिटेड को सब्सिडियरी कंपनी बोला जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी को करना क्या होता है? तो 51% कंट्रोल तो कर लिया, चलो ठीक है। तो फिर करना क्या होता है? होल्डिंग कंपनी ईयर एंड में अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे दिखाता है वैसे दिखाएगा, बैलेंस शीट जैसे दिखाता है दिखाएगा, और जैसे ही वो होल्डिंग कंपनी बन गया उसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोल के और एक बैलेंस शीट उनको बनाना है। तो ये उनको करना पड़ेगा। और सब्सिडियरी कंपनी को नॉर्मली जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना होता है वो बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा और रिपोर्ट में सिर्फ लिख देगा कि कौन इनको होल्ड कर रहा है, होल्डिंग कंपनी है, इनका कितना पोर्शन कंट्रोल है उन लोगों के पास, ये मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दो बैलेंस शीट है अपने हाथ में। तो कंट्रोल का बार बार बोल रहे हैं, तो कंट्रोल है कहाँ पे? कंट्रोल है शेयर होल्डर्स फंड में, जो है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। यहाँ पे एक्चुअल में कंट्रोल है। क्यों? मालिक का रुपया यहाँ पे है, मालिक का कंट्रोल यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो ये होल्डिंग कंपनी बन सकता है। तो मान के चलते हैं कि इस बार वाई लिमिटेड का 100% कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास चला गया। तो कंट्रोल तो चला गया, तो कंट्रोल गया कैसे? तो ये जो वाई लिमिटेड का 1 लाख शेयर है, उसका रिजर्व सरप्लस है, इसको एक्वायर करने के लिए इनको तो कुछ रुपया देना पड़ा होगा एक्स लिमिटेड को। तो रुपया कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो रुपया रिफ्लेक्ट होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। 1,50,000 रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे जो वाई लिमिटेड का 100% दिख रहा है, जो कंट्रोल है, उसका फिगर भी 1,50,000 है। ये दिख रहा है हम लोगों को। तो एक्स लिमिटेड को क्या करना है? एक्स लिमिटेड को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। तो कंसोलिडेटेड मतलब दोनों को जोड़ देना है, दो बैलेंस शीट को जोड़ देना है। अच्छा, जोड़ देने से कुछ ऐसा दिखेगा ना कि अगर जोड़ दिया तो जब कंसोलिडेटेड बन जाएगा तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा ही पैसा मेरा ही कंपनी में लगा हुआ है ऐसा लगेगा। तो वो फिगर, इंटरनल फिगर जो है, मेरा ही पैसा मेरा ही रुपया में शेयर में लगा हुआ है, वो चीज दिखाने का तो कोई मतलब है नहीं। तो नेट रिजल्ट दिखाना है कंसोलिडेटेड में। तो 1,50,000 शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस है, उसके अगेंस्ट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो नेट रिजल्ट 0 बनता है। तो इस दोनों फिगर को हटा के बाकी फिगर जोड़ देने से जो बैलेंस शीट बनेगा वही हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया। अच्छा, तो इसके बाद चलते हैं कि फिगर को थोड़ा बदला जाए। वाई लिमिटेड का जो शेयर होल्डर्स फंड था 1,50,000, उसको अभी 1,40,000 कर दिया। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 कर दिया। ये दो फिगर तो रह नहीं सकते क्योंकि इंटरनल एडजस्टमेंट लेके दिखेगा। अगर जोड़ देते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यही दिखेगा कि मेरा ही रुपया मेरा ही शेयर कैपिटल में लगा हुआ है। तो ये दो फिगर को नहीं जोड़ पाएंगे। अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो बैलेंस शीट कैसा दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा कि 6,30,000 है और लायबिलिटी साइड में दिखेगा कि 6,40,000 है। तो 10,000 का डिफरेंस आ जा रहा है एसेट साइड में। तो ये है क्या? मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो वाई लिमिटेड का शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस है उससे 10,000 ज्यादा है। तो इसको हम लोग गुडविल बोल के दिखाएंगे। ठीक है। तो ऐसा करने से फिर से वो बैलेंस शीट बन जाएगा। अच्छा, फिर सिचुएशन को फिर बदलता है।
अभी वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर्स फंड को 1,60,000 कर दिया, मतलब फिर से 10,000 का डिफरेंस दिखेगा लायबिलिटी साइड में। तो 10,000 जोड़ने से 6,50,000 दोनों तरफ का होगा। अच्छा, तो इस 10,000 को लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल रिजर्व बोल के लिख देंगे, बस यही है चीज हम लोगों को होल्डिंग कंपनी में करना है। मतलब कोई जोड़ना है, ये दोनों बैलेंस शीट को जोड़ना है, उसमें से इंटरनल कोई भी एडजस्टमेंट अगर है वो नहीं आ सकता, उसमें से नेट अमाउंट उनको दिखाना है। ठीक है, तो पहले जो एग्जाम्पल खड़ा किए थे कि 100% कंट्रोल एक्स लिमिटेड के पास में है, तो अभी देखते हैं कि 100% से थोड़ा कम है, मान लो 75% कंट्रोल है। अच्छा, अगर 75% कंट्रोल है और एग्जाम्पल वही है कि 1,60,000 का वाई लिमिटेड है शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का। अच्छा, इन दोनों फिगर को लिया नहीं जा सकता, लेकिन वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर्स फंड में 2 आदमी है ना, मतलब एक्स लिमिटेड तो एक आदमी है कि 75% उनके हाथ में है और 25% जो रह गया वो अदर्स लोगों के हाथ में है। तो इन दोनों को एक बार बांटा जाए कि एक्स लिमिटेड के हाथ में जाएगा 75% और अदर्स के हाथ में जाएगा 25%। अच्छा, ये जो अदर्स हो गया ये कम लोग हैं, तो इनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाएगा। तो इनका तो 40,000 तो आउटसाइडर में जाएगा, आउटसाइडर के हाथ में जाएगा। तो इस आउटसाइडर को हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी साइड में। अच्छा, और जो एक्स लिमिटेड का जो 75% पोर्शन है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट होगा। अगर एडजस्ट हुआ तो अपना गुडविल निकलेगा 1,50,000 माइनस 75% ऑफ कंट्रोल वैल्यू। तो कंट्रोल वैल्यू कितना है एक्स लिमिटेड का? 75,000 एंड 45,000 मिला के गुडविल अपना रह जाएगा 30,000। देखो बैलेंस शीट मैच कर गया। ये हुआ फिर दूसरा कहानी। अभी तीसरा कहानी, मान लो 75% कंट्रोल तो एच लिमिटेड मतलब एक्स लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी उसके हाथ में, और ये हुआ है 75% कंट्रोल मिडिल ऑफ द ईयर में हो गया, मतलब 6 महीना बाद ही हुआ है ये चीज। तो वही अगर सीन फिर से समझते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 1 लाख का है और प्रॉफिट कमाया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 60,000 वाई लिमिटेड में। अच्छा, तो इसमें तो 25% अदर्स का है, 25% अदर्स का हो गया। अच्छा, तो रह गया एक्स लिमिटेड के लिए शेयर कैपिटल 75,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000। इसमें तो जो 6 महीना तक जो प्रॉफिट आया था वो तुम्हारा परचेज प्रॉफिट है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा कोई कंट्रोल था नहीं, तो तुमने इसके लिए रुपया दिया हुआ है, तो वो तुम्हारा परचेज प्रॉफिट है। तो 6 महीना का मतलब 22,500 का, और इसके बाद तुम्हारे हाथ में कंट्रोल आ गया, मतलब बिजनेस तुम्हारे हाथ में है, तो ये तुम्हारा अर्न प्रॉफिट है। ठीक है, तो दूसरा 6 महीना वाला। अच्छा, जो अर्न प्रॉफिट है एक्स लिमिटेड का, जो अर्न प्रॉफिट है उसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके साथ जुड़ेगा। और जो परचेज प्रॉफिट है और 75% जो शेयर कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट होना है, क्योंकि ये तो परचेज्ड अमाउंट है, तो इसके साथ में तो इन्वेस्टमेंट एडजस्ट होगा। तो ऐसा करने के बाद जो बैलेंस शीट रहेगा वही अपना एक्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो जाएगा। देखो कैसे किया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो जहाँ था उसके साथ 22,500 जोड़ा। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये सेकेंड जो 6 महीना वाला प्रॉफिट है उसको जोड़ लिया। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो 25% है ही, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 40,000 तो रहेगा ही लायबिलिटीज में। और गुडविल में क्या रह गया? 1,50,000 इन्वेस्टमेंट किया हुआ था ए वाई लिमिटेड में, 75% शेयर कैपिटल और पहला 6 महीना का प्रॉफिट यहाँ से माइनस होके गुडविल दिखाएगा 52,500। ऐसे करके टोटल हो मिल जाएगा अपना, यही है। ओके, तो अपना फिर से एक चीज देखते हैं, यहाँ पे 2 बैलेंस शीट फिर से है। तो यहाँ तक जो जो बोला ना, तो यही एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी का सीन के
एक्स लिमिटेड का रुपया लगा हुआ है वाई लिमिटेड में। अगर कोई इंटरनल एडजस्टमेंट है दिखेगा तो वो तो आएगा नहीं तुम्हारा बैलेंस शीट में, तो वही काट करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। और फिगर जितना भी दिया हुआ है वहां पे अगर छेड़खानी करेंगे तो उस हिसाब से अपना चेंजेस होता रहेगा। यही है बेसिक ये अपना होल्डिंग कंपनी। बाकी इसमें बहुत सारा चीज है जो सम करते करते तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ही छोड़ते हैं कि कैसे हुआ है, तो वापस से देखो पता चलेगा कि कैसे हुआ है। यही है बेसिक, इसके बाद सम जोड़ेंगे इसके साथ तो समझ में आ जाएगा कि कैसे होल्डिंग कंपनी बनता है।